हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम अपना वीकली एनालिसिस देखेंगे। इसमें करंट का पूरे वीक में जो भी अभी तक घटनाएं हुई हैं उन सभी की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, उसका एक वीकली कंपाइलेशन लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। ये वीडियो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं है, बल्कि सभी एग्जाम्स में ये इक्वली हेल्पफुल है। इसमें बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और जो इसमें क्वेश्चंस है, इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, आपको उन्हें याद करना चाहिए, इसके नोट्स बनाने चाहिए। आप मंथ में ऐसी 4 वीडियोस करेंगे, आपका बहुत अच्छा करंट का अपडेट हो जाएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। हमारे इसी आकलन यूट्यूब चैनल पर आपको रेलवे का आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का एनालिसिस चल रहा है। डेली उसका एनालिसिस पोस्ट किया जाता है। आप उन वीडियोस को जरूर देखें और आप खुद समझ पाएंगे किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। In USA, the California state will ban the sale of new petrol vehicle by which year? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में कैलिफोर्निया राज्य किस वर्ष तक नए पेट्रोल वाहनों को प्रतिबंध लगाएगा? देखिए, आपको पता है यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स है, तो कैलिफोर्निया उसी में से एक स्टेट है। तो पहला तो सवाल हमें यही मिल जाता है कि नए पेट्रोल व्हीकल्स पर बैन लगाने वाला कौन सा राज्य है? वो है कैलिफोर्निया। एक सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कब वो प्रतिबंध लगाएगा, कब तक, मतलब अलाउ किया गया 2035 तक, 2035 तक। उसके बाद से कोई भी नए पेट्रोल व्हीकल नहीं बनेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैलिफोर्निया स्टेट आपको कहाँ पर मिलेगा। अगर हम यूएसए के मैप की बात करें तो कुछ इस तरीके का जो मैप है उसमें आपको वेस्टर्न साइड में पश्चिमी छोर पर कैलिफोर्निया स्टेट मिलेगा। इस राज्य की खासियत ये है, यहाँ पे बहुत वेरियस टाइप की आपको जो टोपोग्राफी है वो मिलती है। यहाँ पे आपको माउंटेन्स भी मिलते हैं, तो वहाँ पे एल्पाइन टुंड्रा वहाँ की वेजिटेशन होती है। यहाँ पर आपको हॉट डेजर्ट भी मिलते हैं, यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है, यहाँ पे सर्दी भी बहुत होती है। इसका बहुत ही वेरीड क्लाइमेट आपको मिलता है। In this question, you have been asked the 30th meeting of इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन, यानी कि भारत और बांग्लादेश की जो संयुक्त नदी आयोग है, जेआरसी है, उसकी 38वीं बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? ये हमको बताना है। न्यू दिल्ली, सूरत, हैदराबाद या फिर पुणे? इसका सही आंसर होगा ए, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में आपको इसका जॉइंट रिवर कमीशन हो रहा है, और ये अब से कितने साल पहले हुआ था? 12 साल पहले हुआ था। सो आफ्टर अ गैप ऑफ 12 years इट हैज बीन हेल्ड नाउ। और इसके साथ ही इसमें आपको ये समझना चाहिए कि कौन कौन सी इसमें रिवर्स पे खास बातचीत की जाएगी। तो गंगा और तीस्ता और कुशियारी, साथ में और भी कई छोटी नदियां हैं जैसे कि गुमती, और भी 3-4 और नदियां हैं, बट ये मेन नदियां हैं जिनके ऊपर इस मीटिंग में बात की जाएगी। Who was appointed as director of National Institute of Immunology? एनआईआई के डायरेक्टर के रूप में, निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा, देवाशीष मोहंती जी, अशोक कुमार या प्रणय कुमार वर्मा? इसका सही आंसर होगा बी, देवाशीष मोहंती जी। एनआईआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के जो इस वक्त प्रेजेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं वो है देवशीष मोहंती जी। और ये जो बॉडी है एनआईआई, ये आपको कहाँ पर मिलेगी? ये मिलेगी आपको न्यू दिल्ली में। कोविड टेस्टिंग लैब के तौर पर इसने बहुत अहम रोल प्ले किया। ये अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अंडर कौन सी मिनिस्ट्री के और डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी के अंदर। NMCG, National Mission for Clean Ganga, signed an agreement for development of sewage treatment plants for which city worth nearly 583 crores? इसमें पूछा गया है जो NMCG है, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये किस शहर के लिए लगभग 583 करोड़ रुपए के सीवेज उपचार संयंत्रों के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस सिटी में वो अपना काम करेगा? आगरा, सूरत, लखनऊ या फिर पुणे? इसका सही आंसर होगा ए, आगरा में। मिशन फॉर क्लीन गंगा, एनएमसीजी ने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इनको हम एसटीपी भी बोलते हैं, यानी कि सीवेज उपचार यंत्रों के विकास के लिए जो इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो आगरा के साथ की है। 583 करोड़ की इसमें लागत है।
इससे रिलेटेड आपको ये बताना चाहिए कि एनएमसीजी क्या है, इसका काम क्या होता है। ये 12 अगस्त 2011 में ये स्टैब्लिश की गई थी बॉडी, और इसका जो मेन काम होता है नेशनल गंगा काउंसिल एनजीसी, उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि गंगा की सफाई से रिलेटेड जो भी हमारा पूरा मिशन चलाया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, उसको लागू कौन करता है, ये बॉडी करती है। In which country the world's first fleet of hydrogen-powered passenger train was launched? किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का दुनिया का सबसे पहला बेड़ा लॉन्च किया है? चाइना, जर्मनी, रशिया या जापान? इसका सही आंसर है बी, जर्मनी। जर्मनी ने दुनिया में जो सबसे पहला फ्लीट यानी कि जो पूरा बेड़ा है हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन, उसको अभी अभी हाल ही में लॉन्च किया है। R. Pragnand, the Indian chess master, defeated which country's Magnus Carlsen at the FTX Crypto Cup 2022? भारतीय शतरंज मास्टर आर प्रगनंद ने FTX क्रिप्टो कप 2022 में किस देश के मैग्नस कार्लसन को हराया? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड या फिर ग्रीस? इसका सही आंसर होगा बी, नॉर्वे के। आर प्रागनंद जो कि इंडिया के हैं, ये सिर्फ 17 ईयर ओल्ड हैं अभी, और मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, ही इज 31 ईयर ओल्ड। इतनी कम उम्र के बावजूद आर प्रागनंद ने मैग्नस कार्लसन को 6 महीनों में 3 बार हराया है, तो काफी अच्छा ये चेस प्ले करते हैं। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? FTX क्रिप्टो कप, ये भी पूछा जा सकता है। ये मायामी में आयोजित हुआ था, एक इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप है। इंडियन मेंस वॉलीबॉल टीम वन विच मेडल इन द 14th एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप 2022? 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी, ब्रॉन्ज मेडल। इंडियन मैन की जो वॉलीबॉल टीम है उन्होंने किसको हराया है? कोरिया को हराया है। और ये कौन सी चैंपियनशिप की हम बात करें? 14th एडिशन है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। एशियन अंडर 18 ये ग्रुप है, उस चैंपियनशिप का इनको हराया गया है तेहरान में, जो कि ईरान में मिलेगा आपको। Institute's researchers developed new method to produce a sugar substitute xylitol from sugarcane waste. गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प xylitol का उत्पादन करने के लिए किस संस्था के शोधकर्ताओं ने नई विधि विकसित की है? IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या फिर IIT चेन्नई? और इसका सही आंसर होगा ए, IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। IIT गुवाहाटी ने xylitol के लिए जो नया मेथड डेवलप किया है, तो ये आपको बताना चाहिए xylitol क्या है। इट इज अ शुगर सब्स्टिट्यूट। आपको पता होगा हम शुगर फ्री वगैरह लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को वो दिया जाता है, तो उस तरह की चीजों में जो शुगर सब्स्टिट्यूट यानी चीनी नहीं होती उसकी जगह पे इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H12O5। Who has been appointed as Inspector General Operations in the NSD? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में महानिरीक्षक संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण छाबड़ा, संजय अग्रवाल, जी अशोक कुमार या फिर प्रणय कुमार वर्मा? इसका सही आंसर होगा ए, प्रवीण छाबड़ा को। एनएसजी अपने आप में आपको पता है कितनी इलीट ये काउंटर टेररिज्म यूनिट है। इसका एक और नाम क्या होता है? एनएसजी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक कैट्स। इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1986 में इसको बनाया गया था, और इस वक्त मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा को इनका नया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशंस अपॉइंट किया गया है। इंडिया साइंड MOU फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ सी फेरर्स विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ, सी फेरर का मतलब होता है नाविक, नाविकों की सुचारू आवाजाही के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आयरलैंड, ईरान, रशिया या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर होगा बी, ईरान के साथ। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। Who has been elected as the Fellow of American Academy of Neurology (FAAN), widely regarded as one of the world's most prestigious honors in the field of neurology and medicine. अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, ये जो FAAN है,
उसके फेलो के रूप में किसे चुना गया है? और इस बॉडी की बात करें FAAN की, तो इसको न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। तो सिद्धार्थ मुखर्जी, सुनंदाचारी, नरेश त्रिहान या मोहम्मद रेला, इसका सही आंसर होगा बी, सुनंदाचारी जी को। सुनंदाचारी को इसके लिए चुना गया है। और अगर हम बात करें FAAN, फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, ये अपने आप में एक काफी स्पेशल अचीवमेंट माना जाता है इन द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंसेस, जो भी आपके न्यूरोसाइंसेस से रिलेटेड फील्ड है, और क्लिनिकल न्यूरोलॉजी की हम बात करें उसके फील्ड में भी इसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इवन एडवांस्ड न्यूरोलॉजी में भी ये इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। The book BB My Story will be published in November is an autobiography of former PM of which country? ये जो किताब है BB My Story, इसको नवंबर में प्रकाशित किया जाएगा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? आयरलैंड, इजराइल, रशिया या जापान? इसका सही आंसर होगा बी, इजराइल। ये जो बीबी माई स्टोरी है, ये किताब किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बेंजामिन नेतन्याहू। और आपको सबको पता ही होगा बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के PM रह चुके हैं? इजराइल के। इनके कार्यकाल के दौरान इंडिया के और इजराइल के काफी फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए। ये बुक कब पब्लिश की जाएगी? 22 नवंबर को। और इस बुक को, ये जो बीबी माई स्टोरी है, इस बुक को किन किन लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाएगा? हिब्रू एंड इंग्लिश में। इन विच कंट्री कंसिडर्ड डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स? किस देश ने नए परमाणु रिएक्टरों पर विचार किया है? USA, इंडिया, रशिया या जापान? इसका सही आंसर होगा डी, जापान ने। जापान में फुकुशिमा क्राइसिस हुआ था 2011 में। काफी मतलब भीषण ये न्यूक्लियर का एक इंसिडेंट हो गया था, क्योंकि अर्थक्वेक आया था 2011 में, जिसके कारण ये वहाँ के 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पूरी तरह से विस्फोट हो गए थे। बहुत तबाही मची थी, उसकी वजह से उसको फुकुशिमा क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से इन्होंने कोई नए न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाए, लेकिन अब क्योंकि जरूरत पड़ती है तो जापान इस पे विचार कर रहा है। Prime Minister Narendra Modi dedicated the Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center built on approximately 50 acres area in which state? नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को समर्पित किया? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हरियाणा? इसका सही आंसर होगा ए, पंजाब। पंजाब में कहाँ पर मिलेगा आपको ये? SAS नगर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहाँ पर होगा? मुलानपुर में। वहां पर ये होमी भाभा कैंसर जो हॉस्पिटल है उसको बनाया गया है। कितने एरिया में फैला हुआ है ये? 50 एकड़ में। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। गूगल प्ले स्टोर से आकलन ऐप को डाउनलोड करें, जिसमें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो किसी भी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। साउथ कोरिया began largest joint military drills with the resumption of field training with which country? साउथ कोरिया ने किस देश के साथ प्रशिक्षण की बहाली के साथ सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? फ्रांस, USA, रशिया या फिर जापान? इसका सही आंसर होगा बी, USA के साथ। 22 अगस्त को साउथ कोरिया और USA के बीच में ये लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री ड्रिल, संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो अपने आप में सबसे बड़ा है, वो शुरू किया गया है। और इसका क्या नाम है? उल्ची फ्रीडम शील्ड, ये इस एक्सरसाइज का नाम है, जो 22 अगस्त को कराई गई है और ये 4 सालों में एक बार कंडक्ट कराई गई है। HPCL has commenced cow dung to compressed biogas project in which state? HPCL ने किस राज्य में गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर होगा डी, राजस्थान में। HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ये काम स्टार्ट किया है। गाय के गोबर को CBG कंप्रेस्ड बायोगैस इसमें बदला जाएगा, उसके लिए प्लांट लगाया गया राजस्थान में। अब CBG क्या होती है? CBG में एक्चुअली क्या होता है, जो बायोगैस होती है उस बायोगैस को प्योरीफाई किया जाता है।
उसके अंदर से जितना भी मीथेन है, जितना भी हाइड्रोजन सल्फाइड है और वाटर वेपर है, उसको निकाला जाता है। साथ ही साथ फिर उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पे लगाकर उसको इकट्ठा किया जाता है एक जगह पर, और उसको हम बोलते हैं सीबीजी। इसकी खासियत क्या होती है कि इसके अंदर मीथेन 90% से ज़्यादा की मात्रा में उपलब्ध होता है। ये अपने आप में काफ़ी क्लीन गैस मानी जाती है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें अच्छा खासा इसका ईंधन इसका जल जाता है, यानी कि ये अच्छी हीट दे रही है लेकिन कम पॉल्यूशन के साथ। एक और आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और ये सीबीजी बायोगैस, इसमें क्या अंतर है? जो नेचुरल गैस होती है ये किससे बनती है? पेट्रोलियम से, यानी कि पत्थरों में ये पाई जाती है, जो भी कई करोड़ों साल पुराने इकट्ठे हुए हैं अवशेष उनके द्वारा। जबकि बायोगैस, इसका सोर्स ये बिल्कुल भी नहीं है। बायोगैस में क्या होता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये फिर थोड़ा सा इसको कम कर दिया जाता है इसको प्योरिफिकेशन के द्वारा। और इसकी एक और खासियत क्या है कंप्रेस्ड बायोगैस की, कि इससे ऑर्गेनिक मैन्योर जो खाद होती है वो भी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। श्रीलंका ranked dash among 10 countries with the highest food price inflation as per latest World Bank assessment. विश्व बैंक के नवीनतम आकलन के अनुसार श्रीलंका को सबसे अधिक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति वाले 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? फिफ्थ, एट्थ, थर्ड या फिर सिक्स? इसका सही आंसर होगा ए, फिफ्थ। की अगर बात करें तो श्रीलंका तो फिफ्थ रैंक पर आया है। तो आप सोच रहे होंगे फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो सबसे पहले समझिए, जो वर्ल्ड बैंक है ये इस रिपोर्ट को निकालता है जिसमें हाईएस्ट फूड प्राइस इन्फ्लेशन, यानी सबसे अधिक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति ये देखी जाती है कि किस देश में सबसे ज्यादा महंगाई है खाने में। तो नंबर 1 पर आता है हमारा लेबनान। सबसे ज्यादा महंगाई है लेबनान में। इसमें पिछले साल के मुकाबले 122% महंगा हो गया है जितना भी खाद्य पदार्थ है। लेबनान के बाद दूसरा आता है जिम्बाब्वे। उसके बाद है, ये आप नोट करते चले, जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जितनी भी बता रही हूँ इन सभी क्वेश्चंस में आपको जो भी एक्स्ट्रा मिलती है ये सब आप नोट करें। देन वेनेजुएला, और उसके बाद है टर्की। फिर फिफ्थ नंबर पे श्रीलंका आ ही जाता है। मिस्टर विक्रम दोराईस्वामी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? श्री विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आयरलैंड, यूके, रशिया या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर होगा बी, यूके में। यहाँ से आपको एक तो ये बात समझनी चाहिए कि किस देश में है ये इनको अपॉइंट किया गया, वो तो यूके में। लेकिन अगर पूछा जाता है अलग तरीके से कि यूके में जो नए उच्चायुक्त अपॉइंट किए गए हैं हाई कमिश्नर, उनका क्या नाम है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, मिस्टर विक्रम दोराईस्वामी। यूपीआई विल प्रोवाइड हेसल फ्री ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन इन विच कंट्री? यूपीआई किस देश में परेशानी मुक्त डिजिटल लेन देन प्रदान करेगा? यूएसए, यूके, रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका भी सही आंसर है बी, यूके में। तो यूके से रिलेटेड दो क्वेश्चन हो गए। एक तो इन्हें नए हाई कमिश्नर मिल रहे हैं इंडिया की तरफ से, और दूसरा यूपीआई वहां पर अब से लागू किया जाएगा। सिर्फ यूके ही एक ऐसा देश नहीं है जिसमें यूपीआई लागू किया जा रहा है। यूपीआई इंडिया में ही बनाया गया था। कब? 11 अप्रैल 2016 में। किसके द्वारा? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस बॉडी के तहत। और इसकी खासियत यह है कि न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि भूटान, सिंगापुर और नेपाल में भी इस पर काम इस वक्त चल रहा है। और अब किसकी बात की जा रही है? यूके, यूनाइटेड किंगडम की। Which state government is planning to build an education township? कौन सी राज्य सरकार एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश में। जो एजुकेशन टाउनशिप है ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये किस आइडिया पर बेस्ड है? सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। इसका मतलब क्या है कि आप आएंगे तो एक रास्ते के जरिए, लेकिन आप जब जाएंगे तो आपके पास कई रास्ते खुलेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ना केवल आप कोई पर्टिकुलर एक ही फील्ड में अपने टैलेंट को यूज कर सकते हैं, बट यू कैन यूज इट इन मल्टीपल फील्ड्स। तो अब वेराइटी ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी, और ये इंडिया का फर्स्ट टाउनशिप होगा। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पूरे भारत में पहला इस तरीके का टाउनशिप बनाया जा रहा है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। The country's first hydrogen fuel cell bus
developed by KPIT CSIR has been unveiled by Union Minister of State Jitendra Singh in which city? KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल से बस का अनावरण केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में किया है? न्यू दिल्ली, सूरत, हैदराबाद या फिर पुणे? इसका सही आंसर होगा डी, पुणे। तो आप याद रखें, पुणे में पहली हाइड्रोजन सेल से चलने वाली बस चलाई जाएगी। एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एक बात ये भी आप ध्यान रखें, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, ये इस पर काफी आजकल काम चल रहा है, काफी सालों से इसमें इसको एनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका एक हाइड्रोजन विजन रहा है। हाइड्रोजन विजन के जरिए क्या किया गया है कि हमको एक ऐसा ईंधन बनाना है जो कि अपने आप में क्लीन हो, पॉल्यूशन कम से कम करे, क्लीन एनर्जी हो, उसके साथ ही साथ वो मीट कर पाए जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज गोल्स हैं, जैसे कि एसडीजी आपको पता होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और भी कई तरीके की हमारी ऐसी पॉलिसीज हैं, उन क्लाइमेट चेंज के गोल्स को भी पूरा कर पाए। साथ ही साथ नई तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप जॉब्स भी इसमें डेवलप हो सके, यानी कि कुछ ऐसा नया इनोवेशन आए जिसकी वजह से नई जॉब्स क्रिएट हों। रेसलर्स वन हाउ मेनी मेडल्स एट अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप? अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं? 10, 16, 18 या फिर 20? इसका सही आंसर होगा बी, 16 मेडल्स। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसका एक और नाम होता है वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, इसके अंदर इंडिया की तरफ से जितने पहलवान गए थे उन्होंने 16 मेडल्स जीते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर आयोजित की गई थी? कोलंबिया में आयोजित की गई थी। किस समय पे? 1 से 6 अगस्त के दौरान। इंटरनॉट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? किस दिन को इंटरनॉट डे मनाया जाता है? 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त या फिर 25 अगस्त? इसका सही आंसर है बी, 23 अगस्त को। इंटरनॉट डे का मतलब क्या होता है? एक ऐसा दिन जिस दिन जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका इन्वेंशन हुआ था। www, आप नेट यूज करते होंगे, हर वेबसाइट से पहले ये लिखा होता है ना www डॉट, जो भी फिर आगे हो उस तरीके का उसका नाम आ जाता है .com। तो ये जो www है इसका इन्वेंशन हुआ था 23 अगस्त को। और इंटरनॉट ये किसे कहा जाता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट को पूरी तरह से यूज करने की नॉलेज हो, जैसे आजकल हर किसी के पास ऑलमोस्ट होती ही है। हालांकि डिजिटल इलिटरेसी भी हमारे यहाँ है, हर कोई इतना जानकार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काफी फैलाया जा रहा है इस डिजिटल नॉलेज को। तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। 1991 में सबसे पहली बार ये www वर्ल्ड वाइड वेब को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। इसका इन्वेंशन इसको पूरी तरीके से दिया गया था हम लोगों को। और उस समय कौन थे इसके फाउंडर? टिम बर्नर ली, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। Which country's Fahmida Azim has been selected for the 2022 Pulitzer Prize under the category of Illustrated Reporting and Commentary? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के तहत 2022 पुलित्जर पुरस्कार के लिए किस देश की फहमीदा अजीम को चुना गया है? श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? इसका सही आंसर है सी। लेकिन यही इसका जवाब खत्म नहीं होता, इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैटेगरी दे दी जाए इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, और फिर पूछा जाए इसके तहत किसको चुना गया है, तो वो आंसर हो जाएगा इसमें आपका फहमीदा आजिम। एक तो ये नाम आपको याद रखना है, दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि ये जो अवार्ड है ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये अवार्ड किस कैटेगरी में है, मतलब ये जो अवार्ड है किसके तहत दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 2022 के पुलित्जर प्राइज के अंडर में। तो पुलित्जर प्राइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की हैं फहमीदा आजिम, जिनको ये प्राइज मिला है। India has nominated which dance form to be inscribed on UNESCO's Intangible Cultural Heritage List? भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए किस नृत्य शैली को नामांकित किया है? बिहू, गरबा, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? इसका सही आंसर होगा बी, गरबा। ये जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है ना, यानी ICH, इसमें हर साल ही भारत अपनी तरफ से कई सारे नामों को नॉमिनेट करता है, उसको भेजता है, फिर उनकी तरफ से कमेटी बैठती है, वो बताती है कि किसको इंक्लूड किया जाए किसको नहीं।
इसके अंदर आपको हमारी देश से कुंभ मेला भी मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है, देखिए कोई बिल्डिंग होती है जिसे आप देख सकते हैं पूरा एक वो वहां पर बिल्डिंग तो अपने आप में कैसी कैसी होगी, वो टेंजिबल हो गई, या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुंभ क्या है, वो एक फिक्स एक प्रॉपर एक वो नहीं है, वो अलग अलग जगह पर होता है, वो एक अपने आप में कल्चर है जिसको फील किया जा सकता है, वो चीज है कुंभ। तो वो चीजें आ जाती है इनटेंजिबल के अंदर। इसके अंदर फिलहाल गरबा को शामिल किया गया है। और गरबा कौन से स्टेट का डांस है गरबा? गुजरात का। अक्सर इसे नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डीआरडीओ है, कई बार ये इसकी पूरी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो भी पता होना चाहिए आपको। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म फोर्सेस। डीआरडीओ ने किस सशस्त्र बल के साथ मिलकर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर यानी कि VLSRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ए, इंडियन नेवी के साथ, ये भारतीय नौसेना के साथ। Which state government will take a loan of 4,000 crore rupees from ADB, Asian Development Bank, for setting up medical colleges in 12 districts of the state? किस राज्य सरकार ने 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक से 4,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है, लेगी आने वाले टाइम में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। यहाँ से आपका एक और सवाल का जवाब मिल जाता है कि किस राज्य में 12, किस राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। दूसरा यही कि उसके लिए लोन कितना लिया गया है, 4,000 करोड़ का, किससे लिया गया है? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से। विच कंट्री एग्जिट्स यूरोपियन यूनियन एनहांस्ड सर्विलेंस फ्रेमवर्क? कौन सा देश यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर हो गया? फ्रांस, ग्रीस, पोलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर होगा बी, ग्रीस। ग्रीस ने हाल ही में जो एनहांस्ड सर्विलेंस फ्रेमवर्क है, इससे एग्जिट किया है, इससे वो बाहर निकला है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ना केवल किसी रेलवे के एग्जाम में, बल्कि कई बार यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप देखेंगे पास्ट में ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं। वो एक आपको नाम दे देंगे, एनहेंस्ड सर्विलेंस इज रिलेटेड टू व्हाट, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना होगा ये जुड़ा हुआ है यूरोपियन यूनियन से, ये इसका जवाब हो जाएगा। और ये तो क्वेश्चन बन ही जाता है कि किस देश ने अभी अभी वहां से एग्जिट किया है, वो है यूरोप, सॉरी ग्रीस। उसके अलावा आप ग्रीस के पीएम का भी नाम याद रख सकते हैं। ग्रीस के पीएम का इस वक्त जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है किरियाकोस मित्सोताकिस। 12 सालों तक ये देश जो ग्रीस है इसके अंडर में रहा था, क्योंकि उसमें काफी क्राइसिस हो गया था जिसकी वजह से इस पर लागू किया गया था, बट अब वो इंडिपेंडेंस इस सिस्टम से ले रहा है। Who has become the first Indian women wrestler to win gold medal at Under 20 World Wrestling Championship? Under 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? रेशमा माने, अंतिम पंघाल, दिव्या काकरण या फिर कविता देवी? इसका सही आंसर है बी, अंतिम पंघाल। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो देश की अभी तक की पहली फर्स्ट जो इंडियन वुमेन है वो बनी है, और Under 20 चैंपियनशिप में। कहाँ की है ये हरियाणा की रेसलर है, 17 ईयर ओल्ड। और ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी रेसलिंग की, कहाँ पर आयोजित की गई थी? सोफिया, जो बुल्गारिया की कैपिटल है, तो बुल्गारिया में इसको आयोजित किया गया था। उसमें इनको स्कोर इन्होंने किया है 8-0 की जीत इन्होंने हासिल की है ओवर किसको हराकर? एटलिन शागएवा को, जो कजाकिस्तान की है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि किस कैटेगरी में खेलती हैं ये, तो आपको पता होना चाहिए, शी बिलोंग्स टू 53 किलोग्राम कैटेगरी। Indian para-shuttlers Pramod Bhagat and Sukant Kadam won which medal at the Thailand Para-Badminton International Tournament 2022? भारतीय पैरा शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोल्ड मेडल।
ये भी नाम याद रख सकते हैं किसने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। कहाँ पर हुआ था ये आयोजन? पटाया। पटाया कहाँ मिलेगा आपको? थाईलैंड में। थाईलैंड के अंदर ये थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट रखा गया था। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। आपको आज की ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस थे, आप इनको नोट ज़रूर करें, इनको याद करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से आकलन ऐप को डाउनलोड करें जिसमें आपको वेरियस एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डेली आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का एनालिसिस डाला जाता है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और आकलन पर जाकर उसका लाइव टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।